नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था के संवैधानिक विकास का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 संवैधानिक विकास का भाग 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें क्या क्या कहा गया है तो मैं सेट कर लेती हूँ। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा गया। 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह भी कहा गया। बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग अपनी विचारधारा रखी। वीडी सावरकर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो और लोगों ने सिपाही विद्रोह माना। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जो 1600 से चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे समाप्त कर दिया गया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, यानी गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वायसराय बन के रह गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया और भारत में शासन की देव शासन प्रणाली समाप्त कर दी। इस नए पद भारत में एक नए पद का निर्माण हुआ, जैसे भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित है। यानी भारत के राज सचिव का पद एक बनाया गया और उसी पे उसको सारा नियंत्रण दे दिया गया। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार परिषद थी और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। उसका अध्यक्ष, जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष भारत सचिव थे। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया और जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। यहाँ यह ध्यान दिया जाना उचित होगा कि इस अधिनियम ने भारत में प्रचलित सरकार की प्रणाली को किसी भी तरह नहीं बदला, बल्कि स्वयं को एक मशीनरी तंत्र के सुधार तक ही सीमित रखा। इसके द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सरकार का पर्यवेक्षण और नियंत्रण किया जाना था। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ही आवश्यक है। बिना भारतीयों के सहयोग से अब कोई काम नहीं किया जा सकता था। उनको यह अब महसूस होने लगा। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम बनाए और 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके तहत क्या किया गया था? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब कोई भी कानून बनेगा तो उसमें भारत के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। वायसराय जो नियुक्त हुआ था
1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिव एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और पुनः विकेंद्रीकरण दे दिया गया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः आज़ादी मिल गई, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1837 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। इसी तरह बंगाल, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862 और 1866 और 1857 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालित करने के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। इसे इस विभाग में काउंसलिंग करने की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का आदेश था। इस वायसराय को आपात में बिना काउंसलिंग की स्थिति के अध्यादेश जारी करने की अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह तक होती थी। अध्यादेश की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई है। अब देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी गई, लेकिन बहुमत केवल सरकारी सदस्यों को ही था। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। दूसरा है, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। विधान परिषद के कार्य में तो वृद्धि की गई और उनको बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। अब क्या हुआ, इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इनमें इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को, जो गवर्नर होते थे, वो जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति इन्हें दी गई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। परोक्ष रूप से, हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में कोई प्रयोग नहीं किया गया। इसमें इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया भी कहा गया। अब 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी उस समय भारत के राज सचिव लॉर्ड मार्ले थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगर मार्ले मिंटो सुधार आए तो भी आप ये लिखिएगा, अगर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आए तो भी आप इसी का वर्णन करेंगे। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषदों में इसकी संख्या जो 16 थी बढ़ाकर 60 कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषदों में इसकी संख्या समान नहीं थी।
इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। यानी केंद्रीय परिषद में किसी भी प्रकार गैर सरकारी सदस्य नहीं थे, केवल प्रांतीय परिषद में ही गैर सरकारी सदस्य थे। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना इत्यादि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। 1909 का अधिनियम इसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान अलग से किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इसने प्रेसिडेंटी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। अब आ जाता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, किसी भी नाम से आप इसे कह सकते हैं। अब इसे देखते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। आखिरकार ब्रिटिश गवर्नर अब मान ही चुकी थी कि अब भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना पड़ेगा। इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को की। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। अब मॉन्टेग्यू कौन थे? उसे भारत के राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड आपके वायसराय थे। जैसे मार्लो मिंटो सचिव थे और वायसराय थे, उसी तरह मॉन्टेग्यू आपके भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। विश्व की बात कर रहे हैं। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों में, एक केंद्रीय विषय और दूसरा प्रांतीय विषय में वर्गीकृत कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र से प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण को आसान बना दिया गया। इसमें केंद्र से प्रांतों की सत्ता का हस्तांतरण बना दिया गया। यानी इस तरह अधिनियम ने प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर कानून या विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकीकृत ही बना रहा। दूसरा, अब इसमें तो केंद्र और प्रांत के विषय को बांटा ही गया था, लेकिन इसके अलावा भी प्रांतियों के विषयों को भी पुनः दो भागों में क्रिया हस्तांतरित और आरक्षित कर दो वर्गों में बांटा गया। केंद्र में तो बटा ही था, लेकिन प्रांत के विषय को भी दो भागों में क्रिया हस्तांतरित और आरक्षित। अब हस्तांतरित विषयों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि विषय शामिल थे, और जबकि आरक्षित, जिसमें पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि, राजस्व, वित्त आदि शामिल थे, ये थे आरक्षित विषय में। अब देखिए, अब हस्तांतरित विषय पे कौन कानून बना सकता है? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था
और इस कार्य में उन सभी मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हों। दूसरी तरफ आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को दैव या यूनानी शब्दों में डाईआर्की से उत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। तीसरा, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनावश्यक कर दिया गया। अब भारतीयों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब उनके कार्यकारिणी परिषद में 3 हमारे भारतीय सदस्य भी शामिल होंगे। इसने सांप्रदायिक आधार पर, इसके अलावा इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, विस्तारित किया। इस कानून ने संपत्ति कर, अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी संपत्ति के आधार पर। 7वां क्या है? इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। इसने लोक सेवा आयोग का गठन किया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद इसमें क्या हुआ? इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अभी 1 फरवरी को हमारा केंद्रीय बजट पास हुआ है, तो केंद्र का बजट अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा जितने भी हैं उनका बजट अलग कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। इसने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चैम्बर्स का उद्घाटन 1921 में हुआ। इसमें 120 सदस्य यानी 108 राज्यों के राजकुमार और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि शामिल थे। इसका नेतृत्व वायसराय गवर्नर जनरल करता था। इसने आम हित के मामलों पर परामर्श और चर्चा को आसान बना दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं 1919 के बाद साइमन कमीशन आया। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही 10 वर्ष हुआ था कि 1919 में ये कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद आप रिपोर्ट देंगे या कुछ अपना कुछ सुधार के बारे में आप बताएंगे। तो 10 वर्ष बाद 2 वर्ष पूर्व ही 10 वर्ष होने के 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया है और इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, लेकिन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इसका विरोध किया गया। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई गई और इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और दैव शासन प्रणाली और राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत
के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। सभी दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। जो 7 सदस्य थे वे केवल अंग्रेज थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया और विचार किया गया कि ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष एक विचार रखा जाए। इस समिति की सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को इनवाइट किया था और हम सब जानते हैं गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और 30 से 32 तक चला था। और उसके बाद उन्हीं के बाद पूना पैक्ट हुआ, जिसे सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है। देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आर्य भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि दलितों के लिए भी इसमें विस्तार किया। पूना समझौता जो भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, इसमें दलितों को भी अलग से उनको सीट दिया गया था। दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन करने के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। ये देखिए वही है। अंततः कांग्रेस और दलित वर्ग के नेता भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसने संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। पहले आपका सांप्रदायिक अवार्ड हुआ, फिर पूना समझौता हुआ। ये क्रम से लगाने को दे देता है आपका कि साइमन कमीशन पहले आया, कि सांप्रदायिक अवार्ड आया, कि आपका क्या आया। अब है ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया और शोषित वर्गों को दोहराने के लिए सांप्रदायिक अवार्ड में संशोधित किया। इसका मतलब यह था कि दलित वर्गों के संबंध में अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधानों को सांप्रदायिक अवार्ड में निहित प्रतिनिधियों की योजना से हटा दिया जाए। इसके बाद पूना पैक्ट के प्रावधानों को 1935 के अगले भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। दूसरे शब्दों में 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की संरचना में संशोधन किया गया और सांप्रदायिक अधिनियम पर यह आधारित इसको किया गया। अब है भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। हमारा भारत के संविधान जो बना था, आधा से अधिक भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। जब आप उसके निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों की एक इकाई की तरह, राज्य और रियासतों दोनों एक इकाई की तरह उनको माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 54 विषय, समवर्ती सूची जो दोनों के लिए थे 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया और अवशिष्ट सूचियां वायसराय गवर्नर जनरल को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था अभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। दूसरा क्या था, इसने प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और केंद्र में कर दिया है। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया
प्रांतों में जो देव शासन व्यवस्था उसे समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता उन्हें दे दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में देव शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। इसका परिणाम संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया। संघ के जो विषय थे हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिए गए। केंद्र में देव शासन बनाए रखा, लेकिन प्रांत में देव शासन को समाप्त कर प्रांत में स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। हालांकि यह भी प्रावधान जो केंद्र में देव शासन प्रणाली लागू की गई थी, वह भी प्रावधान अभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इस पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए। हमारे भारत में भी कुछ राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। इसने दलित वर्गों के लिए एक निश्चित संख्या में समान सीटें की और महिलाओं और श्रम को विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारी टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध को नए प्रांत बना दिए गए। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया। रेलवे के प्रशासन के लिए अलग रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसने महासंघ और प्रांतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया। अब इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जब हमारा भारत देश आज़ाद होने वाला था तो उसमें क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। उन्होंने ये कहा 30 जून 1947 उन्होंने घोषणा की। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा की क्लीमेंट एटली ने कि 30 जून 1947 तक भारत पर से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात रखी। अब क्या हुआ, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। अब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू की गई। इस योजना के तहत देखिए क्या होता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया। दोनों ने स्वीकार किया, कांग्रेस ने भी स्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया। इस प्रकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू कर दिया गया
माउंटबेटन योजना को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर लागू कर दिया गया। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की क्या विशेषता है? इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन दो स्वतंत्र डोमिनियों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज को करना था। इस पर ब्रिटेन की सलाह का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति दी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है और यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसने सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राष्ट्र सचिव को हस्तांतरित कर दी। इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा कर दी। इसने भारतीय रियासतों को भी यह स्वतंत्रता दी कि वो चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन जिसके साथ रहना चाहे वे मिल सकती हैं उनमें और वे स्वतंत्र हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया और इसे सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि को भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को भी समाप्त किया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को किसने शपथ दिलाई, तो लॉर्ड माउंटबेटन। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट सदस्य दोनों के सदस्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। देखिए, जो अंतरिम सरकार बनी थी, जवाहरलाल नेहरू आपके परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह
सूचना और प्रसारण दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई को उद्योग और नागरिक, जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, H.C. भाभा को खान एवं ऊर्जा, लियाकत अली खां को वित्त, अब्दुल रब निस्तार को डाक और वाई, आसफ अली को रेलवे परिवहन, सी राजगोपाली को शिक्षा और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला, आई चुंदरीगर को वाणिज्य, गजलफर अली खान को स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि। अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के ही सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध इन्हीं पे था। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण राज्यों के थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, जॉन मथाई को रेलवे परिवहन दिया गया। R.K. षणमुखम सेठी को वित्त, B.R. अम्बेडकर को विधि, जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, अमृत कौर को स्वास्थ्य, C.H. भाभा को वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई को संचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति, नरहर विष्णु गाडगिल को खान ऊर्जा और कार्य ऊर्जा एवं खान का मंत्री बनाया गया। अब देखिए ये कुछ है। इसी के साथ आपका संवैधानिक विकास के इतिहास समाप्त होता है। और दूसरा अध्याय है संविधान का निर्माण, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को मेरे देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।